नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आर के हॉटस्पॉट स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 2 उपेंद्र सिंह कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पार्ट 1 जिसका नाम है प्रारंभिक भारतीय अतीत की अवधारणा, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद कल हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तो आइए कल हम लोग जहाँ तक से ख़त्म किए थे उसके बाद से आज शुरू करते हैं। तो कल हम लोग भारतीय इतिहास के अतीत का जो विभाजन हुआ था, किस प्रकार से किया गया, उसको हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखते हैं उससे आगे की बातचीत को। तो उससे आगे देखते हैं कि पॉइंट 4 में कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास की बदलती व्याख्याएं। पॉइंट 4 में लिखा हुआ है प्रारंभिक भारतीय इतिहास की बदलती व्याख्याएं। प्रारंभिक भारतीय इतिहास की बदलती व्याख्याएं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से प्रारंभिक भारतीय इतिहास की जो व्याख्या है उसका बदलाव किया गया और कौन कौन से विचारधारा और कौन कौन से मत हमारे सामने आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राचीन तथा पूर्व मध्ययुगीन का जो भारत का इतिहास था ना, वो लेखन के समय में 2 परिवर्तन हुए, है ना। लेखन के जो समय था, जो प्रारंभिक भारतीय इतिहास का लेखन हो रहा था, उस समय 2 परिवर्तन हुए। 2 परिवर्तन सामने आए, जिसमें से इतिहास लेखन के क्रम में बहुत से इतिहासकारों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो 2 परिवर्तन हुए, 2 मत सामने आए और वो दोनों मत में भी इतिहास लेखन क्रम में बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों को दूर करते हुए, बहुत सारे मुसीबतों से झेलते हुए इतिहासकारों के द्वारा अंततः इन चीज़ों पर विजय पा लिया गया और उन्होंने इतिहास को इस क्रम पे सजाया। तो सबसे पहले किस क्रम पे सजाया वो जानने से पहले हम देखते हैं कि वे 2 मत कौन कौन से थे। तो दोनों मत के बारे में हम जानते हैं। तो उस समय का प्रारंभिक इतिहास जब लिखा जा रहा था या उसका व्याख्या किया जा रहा था, तो सबसे पहले 2 मत आया। वो 18वीं से 19वीं सदी के बीच में, 19वीं सदी बोली या शताब्दी बोलिए, है ना। तो उसके बीच में 2 विचारधाराओं का काफ़ी वर्चस्व रहा। तो वो दोनों विचारधारा को हम जानते हैं। तो वो दोनों विचारधाराओं में पहला विचारधारा और दूसरा विचारधारा डिवाइड कर देंगे। आप लोग इसको नोट्स भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। हम थोड़ा सा साइड होकर लिखते हैं। पहला विचारधारा था ओरिएंटलिस्ट का। पहला विचारधारा था ओरिएंटलिस्ट का, जिसको कहते हैं प्राच्यवादी, जिसको कहते हैं प्राच्यवादी विचारधारा के। पहला में प्राच्यवादी विचारधारा के मत शामिल हुआ और दूसरा था भारतवादी। इसको कहते थे हम लोग इंडोलॉजिस्ट। इसको कहते थे इंडोलॉजिस्ट। इसको कहा जाता था इंडोलॉजिस्ट विचारधारा। तो वो 18वीं से लेकर 19वीं सदी तक ये दोनों विचारधारा का काफ़ी वर्चस्व रहा था इतिहास लिखने के क्रम में। तो भारतवादी में 2 महान इतिहासकारों का नाम आता है, जिसका जिक्र उपेंद्र सिंह पुस्तक में किया गया था। एक था डी कौशाम्बी और एक थे आरसी मजूमदार। डी कौशाम्बी और एक थे आरसी मजूमदार। ये दोनों का वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा था। तो जहाँ तक हम लोग देखें कि इतिहास लिखना कोई आसान काम नहीं था उस समय के भारत में, और
हम लोग देखें कि दो तरह के विचारधाराओं का उस समय वर्चस्व रहा, जिसमें इंडोलॉजिस्ट और एंटियोलॉजिस्ट था, जिसमें प्राच्यवादी और भारतवादी इतिहासकारों का वर्चस्व रहा 18वीं से 19वीं सदी में। इन चीज़ों के बारे में यहाँ तक हमने जाना। अब उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय आप लोगों को दे रहे हैं, है ना। हो गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और ये दोनों जो थे ना, ये दोनों अपने आप को दोनों पुरातनवादी कहते थे, अपने आप को पुरातनवादी कहते थे। ये सभी अपने आप को पुरातनवादी कहलाना पसंद करते थे, है ना। पुरातनिक कहिए या पुरातनवादी कहिए, है ना, ये सब। और ये सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम हुआ करते थे। तो कि सभी काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में था, सभी लोग वर्क ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में करते थे, है ना। और ये इतिहास लिखने क्रम में दो गुटों में बटे हुए थे, जैसे को अभी भी नेता पक्ष और नेता विपक्ष होता है, उसी टाइप से ये लोग दो गुटों में बटे हुए थे, जिसमें प्राच्यवादी विचारधारा का था और एक भारतवादी विचारधारा का था, जिसमें एक कोशिश कर रहे थे कि हम प्राच्यवादी समाज को आगे बढ़ाए, ये कोशिश कर रहे थे कि ये भारतवादी समाज को आगे बढ़ाए। ये दोनों में से किसी में पूर्ण रूप से सामंजस्य की स्थिति नहीं था, समन्वय का भावना नहीं था कि हम एक साथ में सटीक पैमाना पे काम करें, ये नहीं था। तो यहाँ तक देख लिए, इसको लिख लीजिए। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में वर्क करते थे, वहीं से अपना इतिहास लेखन का कर्म शुरू किया। तो जब यहाँ से बात आगे बढ़ रहा था कि हम पर प्रारंभिक भारतीय इतिहास की बदलती व्याख्या की, किस तरह से इतिहास का कालानुक्रम जो था, है ना, कैसे कैसे समय के साथ जो व्याख्याएं था भारतीय इतिहास को लिखने क्रम में, वो बदलता गया। तो भारत के इतिहास के बदलते क्रम की व्याख्याएं का जिक्र जब हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें दो विचारधारा के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब देखते हैं 1789 ईस्वी में, 1789 एक बहुत बड़ा संगठन का स्थापना होता है। आप लोग बता सकते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में नीचे। 1789 में किसका स्थापना होता है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जी हाँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1789 में कर दिया जाता है। और यही इतिहासकारों के लिए एक बेहतरीन मंच साबित होता है। इतिहासकारों के लिए यह एक बेहतरीन मंच प्रदान करता है, उत्कृष्ट मंच देता है, जहाँ से लोग विभिन्न प्रकार से अपना शोध कार्य, इतिहास लेखन और हर तरह के कामों को यही मंच से अंजाम दिया करते थे। ये इतिहासकारों के लिए कहिए ना, यह गागर में सागर भरने वाला संगठन साबित होता है, जो 1789 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के बाद होता है। तो यहाँ से इतिहास का लेखन शुरू हुआ, कुछ यहाँ से नया तरीका से इतिहास का लेखनी का कार्य शुरू हुआ, है ना। उसके बाद 19वीं शताब्दी में ही हम लोग देखें, 19वीं शताब्दी का शुरुआत हुआ, है ना। उसमें सिक्कों, अभिलेखों और स्थापत्य कला को जानने की कोशिश किया गया, है ना। इसी समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का एक मेंबर थे, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या किया गया इनके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो अशोक के अभिलेख में वर्णित दो लिपि जो था, अशोक के अभिलेखों में वर्णित दो लिपि, कौन कौन से लिपि वर्णित? दो लिपि, कौन कौन सी लिपि बताइए आप? एक ब्राह्मी लिपि और दूसरा खरोष्टी। दोनों को पढ़ लिया गया, किनके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप द्वारा, जो एशियाटिक
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के ही एक वर्कर थे या एक स्टाफ थे। उसी के द्वारा अशोक के अभिलेखों में वर्णित 2 लिपि जो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ लिया गया, जिससे बहुत सारे जानकारी प्राप्त हुआ, जानकारी एकत्रित हुआ, जो इतिहास लेखन में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। इन्हीं के शब्दावली, इन्हीं के पढ़ा हुआ लिपि के ज्ञान से आज हम लोग अशोक के 84,000 अभिलेखों का साक्ष्य को ढूंढ सके हैं और उन्हें पढ़ने में कामयाबी पाई है। तो जेम्स प्रिंसेप का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, जो इतिहास लेखन के कर्म में, है ना। तो 1971 में जब 1789 या 18वीं सदी में, सीधे मान के चलिए, इसका डेट तो नहीं है, 18वीं सदी में जब अशोक के अभिलेख को पढ़ लिया गया, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में जो लिखा हुआ था, है ना, उसे पढ़ लिया गया, तो सोचा गया कि चलिए कुछ अब अभिलेखों के बारे में, स्थापत्य कला और सिक्कों के बारे में कुछ ज्ञान की प्राप्ति किया जाए, कुछ ज्ञान उससे अर्जित किया जाए जो इतिहास के लेखन के कर्म में काफ़ी सहायक सिद्ध हो। तो उसके लिए इन्होंने ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश क्राउन जो बोलिए, उन्होंने एक सोसाइटी का स्थापना किया, एक और से संगठन का स्थापना किया, और संगठन का नाम क्या रखा? 1871 में कौन सा संगठन का स्थापना हुआ? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 1871 में कौन सा संगठन का स्थापना हुआ था? भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। क्या? भारतीय सर्वेक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान। इसका स्थापना 1871 में किया गया, यानी इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, इसका स्थापना किया गया 1871 में, जिससे क्या चीज मिला? भौतिक सर्वेक्षण का लाभ मिला, जो इतिहास लेखन के काम में काफी सहायक सिद्ध हुआ। भौतिक सर्वेक्षण का लाभ प्राप्त हुआ, जो इतिहास लेखन के कर्म में काफी सहायक सिद्ध हुआ। भौतिक सर्वेक्षण के द्वारा सिक्कों, अभिलेखों और से इस सभी का स्थापत्य कला में क्या क्या मेहराब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ये सब का जिक्र किया गया। इसी समय हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया, इसी सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा, है ना, हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया, वैदिक सभ्यता, कार्बन डेटिंग किया गया। तो इसी सर्वेक्षण संस्था का देन था, जो इतिहास को समझने में काफी हद तक मदद किया। तो यहाँ तक का बात तो समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के बात को देखते हैं कि पश्चिमवादी दृष्टिकोण से हिंदुस्तानी साहित्य और ग्रंथों को किस तरह से आंका गया, किस तरह से समझा गया, है ना, उसके बारे में देखते हैं। अब पश्चिमवादी, यहाँ तक, उसके बाद पश्चिमवादी तरीके से अब इतिहास को समझने का कोशिश किया गया कि पश्चिमवादी तरीके से इतिहास को किस तरह से आंका गया या क्या किया गया। तो पश्चिमवादी दृष्टिकोण से देखते हैं कि पश्चिमवादी दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास में कौन से बदलाव किए गए। तो पश्चिमवादी दृष्टिकोण भारतीय इतिहास के बारे में क्या कहता है या क्या बताता है? पश्चिमवादी दृष्टिकोण, तो पश्चिमवादी दृष्टिकोण को अगर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, पश्चिमवादी दृष्टिकोण, तो भारतीय साहित्य को या भारतीय समाज को इन्होंने धर्म या आडंबरों या अंधविश्वासों का समाज बोला। पश्चिमवादी दृष्टिकोण अगर हम देखते हैं तो भारतीय समाज को धर्म, अंधविश्वासों, आडंबरों, छुआछूत जैसे आडंबरों का एक गढ़ का,
इन्होंने माना कि भारतीय समाज गतिहीन एवं रुका हुआ है, जो भारत को पिछड़े होने का, गरीब होने का, निरक्षर होने का, भूखमरी, कुपोषण का शिकार होने का प्रमुख कारण बताया कि भारत बहुत पहले से पिछड़ा हुआ है और हम लोग इन लोगों को सभ्य बनाने आए हैं, ताकि जो गोरे लोग हैं वो ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर के पैगंबर हैं। इन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और भारतीय साहित्य को इन्होंने सिर्फ अंधविश्वासों और कुरीतियों का जड़ माना और कुरीतियों का बीज माना, जहाँ से सिर्फ गरीबी, भ्रष्टाचार जैसी पौधा का उत्पन्न होता है, इन सभी को चीज का, ताकि इससे समाज, भारतीय समाज को इन्होंने माना कि पिछड़ा हुआ है, गतिहीन है, रुका हुआ समाज है, जिसको आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों के पास है। तो ये पश्चिमवादी दृष्टिकोण बोला गया। इसी समय भारतीय इतिहास का जो विभाजन था, हम लोग पहले बताए कि इसी समय कौन सा पश्चिमवादी दृष्टिकोण क्या बताता है, वो तो बताएं कि भारतीय समाज गतिहीन है, यह अंधविश्वासों, आडंबरों का बीज है, जिससे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, भूखमरी, गरीबी, निरक्षरता ये सब सामने आता है। तो इसी समय जो ऐसा इन लोगों का विचारधारा आया, तो इतिहास को बांटने के समय आता कि हम लोग व्याख्या पढ़ रहे हैं कि भारतीय इतिहास की बदलती तस्वीर कैसे है। तो भारत के इतिहास कहाँ से शुरू हो रहा है, सबसे पहले हम लोग देखें कि भारतीय इतिहास का लेखन किस तरह से हुआ। फिर से उसमें जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेख पाए जाने का साक्ष्य सामने आया। उसके बाद भारतीय सर्वेक्षण संस्थान का, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना हुआ। उसके बाद उन्होंने धातु विज्ञान का शोध किया, कला स्थापत्य का शोध किया। उन्होंने सिक्कों को पढ़ा, सिक्कों को कार्बन डेटिंग किया, धातुओं का कार्बन डेटिंग किया। उसके बाद उन्होंने डेट निकाला, यहाँ से पढ़े। अब आते हैं ये अंग्रेजों के द्वारा कि पश्चिमवादी तरीकों से कि भारत के इतिहास का वर्णन किस तरह से किया जाए, है ना। उसका संकीर्ण दिमाग, अब देखिए कि हिंदुस्तान की रूपरेखा को, जिसको सोना का चिड़िया कहा जाता, जिसको खुद वो चूस रहे थे अंदर ही अंदर, दीमक की तरह लगे हुए थे, वो भारतीय इतिहास का वर्णन कुछ इस तरह से करते हैं कि भारतीय समाज गतिहीन है, पिछड़ा हुआ है, निरक्षर है यहाँ के लोग। जबकि उन लोगों को ये पता नहीं था कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा खुद भारतीय इतिहास थे। खगोल शास्त्री यहाँ पे भारत का 9 ग्रहों की दशा के बारे में पहले से जानकारी होने के बाद फर्स्ट क्लास में हम लोग बताया कि यहाँ 7 मंडलक में विभाजित है, 7 खंडों में विभाजित है पृथ्वी के बारे में, जो अभी वेगनर की थ्योरी और प्लेटेक्टोनिक थ्योरी ये बताते हैं कि भारत में 7 महाद्वीप है। वो सोचिए आज से कई हजार साल पहले भारतीय इतिहासकारों, भारतीय पुरातत्वविदों, आर्यभट्ट के द्वारा और बहुत सारे पुरातत्वविदों, इतिहासकारों, ज्योतिष विज्ञानियों के द्वारा ये चीज़ का पता लगाया जा चुका था। उस इतिहास के बारे में ये कहते हैं कि ये छोटा सा संकीर्ण इतिहास है, जबकि ये नहीं पता कि उन लोगों का दिमाग ही संकीर्ण था, कि ये लोग का कुछ चाल था। तो आइए देखते हैं कि पश्चिमवादी दृष्टिकोण से इतिहास का विभाजन उन्होंने किया, ताकि हम लोग कल का क्लास में ही जिक्र कर दिए थे इसके बारे में विस्तार से, तो कल का लेक्चर जरूर देखिएगा। इतिहास को उन्होंने बांटा 3 तरीके से। पहला 3 तरीकों से बांटा, जिसमें पहला था हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश काल में। उन लोगों का कहना था कि हिंदू जब शासन चल रहा था उस समय हिंदुओं का ही सिर्फ सरकार था, उस समय मुस्लिमों का संरक्षण प्राप्त नहीं था उतना ज़्यादा। उसके बाद जब मुस्लिम शासन आया तो बोला कि हिंदुओं का बहुत शोषण हुआ करता था और मुस्लिमों का एक छत्र राज था, उसी को ब्रिटिश काल में हमने दूर करने की कोशिश किया और भारत का शासन अपने हाथों पे लिया, ताकि भारत को एक सभ्य समाज के रूप में निर्मित किया जाए। भारत में शिक्षा का माहौल, स्वास्थ्य का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों के बीच अच्छी सभ्यता का विकास किया जाए, जो लोग निरक्षर है उसे साक्षर किया जाए। इस तरह की भावनाओं के साथ उन्होंने अपने आप को बेहतर साबित करने का कोशिश किया। उन्होंने जो अच्छे काम किए उनको गिनाने का कोशिश किया। उन्होंने यहाँ तक कि लॉर्ड कर्जन ने कह दिया कि पूरे अरब का और पूरे हिंदुस्तान का अगर ग्रंथों को मिला दिया जाए तो वो ब्रिटिश का
या महारानी के एक लाइब्रेरी का एक कोने के समान होगा। ये काफ़ी छोटी सोच या घृणित विचारधारा था। उन्होंने ही हमारे ग्रंथों का अनुवाद किया, हमने तो उनका ग्रंथों का जाकर अनुवाद नहीं किया। उन्होंने ही कोशिश किया कि भारतीय ग्रंथ, भारतीय साहित्य को पढ़ा जाए। हमने तो कभी कोशिश नहीं किया कि हम लोग अंग्रेजी ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करें। तो ये सभी ने अपने आप को केवल बेहतर दिखाया, और कैसे हिंदू शाही शासकों के समय, मुस्लिम शाही शासकों के समय भारत का शोषण हुआ, भारत का अत्याचार हुआ, भारत को गरीबी की अंधकार युक्त कुएं में ढकेला गया। यह सब दृष्टिकोण उन्होंने सामने लाया और इतिहास को अपने अनुसार लिखने का प्रयत्न किया। तो ये पश्चिमवादी दृष्टिकोण ये बताता है। फिर इसी समय जब पश्चिमवादी दृष्टिकोण अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच रहा था, अपने आप को सभ्य और दूसरों को असभ्य बता रहा था, भारतीयों को असभ्य बता रहा था, उसी समय भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ आया और एक राष्ट्रवादी इतिहासकारों का जन्म हुआ। राष्ट्रवादी इतिहासकारों का जन्म हुआ। जो राष्ट्रवादी इतिहासकार, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण हम लोग देखते हैं। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण हम लोग देखेंगे कि भारतीय इतिहास को किस तरह से रंगमंच दिया गया, और राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने पश्चिमवादी दृष्टिकोण को गलत ठहराया, गलत साबित किया। इसी समय भारतीय इतिहास को एक अलग पहचान मिली। इसी समय पहली बार दक्षिण भारतीय इतिहास के पहलुओं को टच किए गए, जो अभी तक अंग्रेजों से या अभी तक जितने भी इतिहासकार हुए थे उन सभी के पलड़ों से या उन सभी के रडार से बोले तो बाहर था, है ना। उस चीज़ को टच किया गया। भारतीय इतिहास को पहली बार राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपने दृष्टिकोण से देखा, और दक्षिण भारत के इतिहास को पहली बार इतिहास लिखने के क्रम में अपनी पुस्तकों में स्थान दिया। और उस समय बताया कि किस तरह, जिस समय अंग्रेज अपने आपको सभ्य और भारतीयों का सभ्य बताते थे, उसी समय भारत का एक विशाल हिस्सा दक्षिण भारत पे कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना अच्छा डेवलपमेंट, उतना बड़ा स्थापत्य कला के विकास, उतना अच्छा व्यक्तियों का साक्षरता दर, उतनी अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मौजूद थे। उन सभी को राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में स्थान देकर ये दुनिया को बताया कि भारत भी पिछड़ा नहीं था, भारत पहले से सभ्य। ये तो पश्चिमी दृष्टिकोण था जो भारत को जानबूझकर सभ्य बनाने की कोशिश कर रहा था। इन सभी का पर्दाफाश किया और भारतीय इतिहास को एक नया रंगमंच के जरिए उभारने की कोशिश किया, और भारत को अभी तक के लिए इतना अच्छा एक राष्ट्र के रूप में उभारा। तो इसी समय इन पहलुओं को छुआ गया। भारतीय इतिहास में दक्षिण भारत के इतिहास को शामिल किया गया। इतना बड़ा बड़ा मंदिरों का स्थापत्य को दिखाया गया। तो यहाँ तक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को भी हम समझ गए। और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको हम विस्तार से अगले क्लास में पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में अगर कुछ गलत लगा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए, हम इसको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि भारत में विभिन्न तरीके के पहलुओं को शुरुआत हो चुका था। 1947 में भारत आज़ाद हो चुका था। 1947 में भारत आज़ाद हो चुका था। भारत एक लोकतांत्रिक देश बन चुका था। भारत को अब अपने इतिहास को लिखने के क्रम में अपने लोगों को सहायता करने की, किसी से परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं था। वो अपना शोध, अपना अनुसंधान खुद कर सकते थे। और 1950 के दौर में भारतीय इतिहास की कुछ बदलती रूपरेखा इस प्रकार से हुई। 1950 के दौर में भारतीय इतिहास की कुछ रूपरेखा इस तरह से बदली जो भारतीय इतिहास को एक गौरवान्वित स्थान प्रदान करता है। इसी के दशक में मार्क्सवादी इतिहास का लेखन प्रारंभ हुआ 1950 के दौर में, ताकि भारत एक लोकतांत्रिक देश बन चुका था। भारत के लोग आज़ाद थे। अब किसी के उपनिवेशिक शक्तियों का आगे इनको हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। ये खुद इतने सक्षम थे, इतने आगे निकल चुके थे। वो इतिहास का समझ, परख, शोध, अनुसंधान खुद करके अपने इतिहास का लेखन कर सकते थे। इसी दौर में 1950 में हम देखते हैं मार्क्सवादी इतिहास का लेखन कार्य प्रारंभ किया जाता है। इसी समय प्राचीन और पूर्व मध्यकाल का इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। इसी समय भारत के इतिहास में जो हमें प्राचीन प्लस पूर्व मध्यकाल
जैसा कि अभी आधुनिक शुरू नहीं हुआ था, आधुनिक इतिहास उतना अच्छा से लिखा नहीं गया था कि आधुनिक समय का तो अभी शुरुआत हो रहा था। इसी समय इसका हमें सहयोग मिलता है, इसी का आख्यान करने का समय मिलता है कि प्राचीन और पूर्व मध्यकाल में आखिर एक्चुअली में हुआ कि इसी का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है कि प्राचीन काल में और पूर्व मध्यकाल में भारत का इतिहास किन किन परिस्थितियों के साथ, किन किन कठिनाइयों, किन किन चुनौतियों और किन किन सभ्यताओं के दौर से होकर गुजरा, इन सभी का जिक्र हमारे इतिहासकारों के द्वारा यानी मार्क्सवादी इतिहासकारों के द्वारा करने का कोशिश किया जाता था। इसी समय राजनीतिक इतिहास का आख्यान की परिपाटी से परे, जिस समय हम लोग राजनीतिक इतिहास के आख्यान को पढ़ रहे थे, उससे परे राजनीतिक आख्यान, राजनीतिक बड़ाई, राजनीतिक हर चीज़ से, जैसे इतिहास में राजनीति डाला जाता था कि हमारे सफेद लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर, राजनीतिक विचारधारा की जो झूठी आख्यान था, झूठे आख्यान से ऊपर उठकर, आख्यान से ऊपर उठकर सामाजिक आर्थिक विषयों पर चर्चा किया जाने लगा। सामाजिक आर्थिक विषयों पर चर्चा किया जाने लगा कि समाज किस तरह से था, आर्थिक विकास वहाँ पे कैसा था, लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों का रहन सहन, लोगों का व्यापार किस तरह से था, इसका बात किया जाने लगा। सामाजिक आर्थिक विचार की तरफ इशारा किया जाने लगा। इसी समय वर्ग विभाजन और कृषि संबंधी विषयों पर ध्यान दिया जाने लगा। इसी समय मात्र बदल लेते हैं, इसी समय का बात करते हैं। इसी समय कौन समय? मार्क्सवादी इतिहास के समय लोगों का जीवन के बारे में बात किया जाने लगा, लोगों के रहन सहन के बारे में बात किया जाने लगा, समाज की बनावट कैसा था, आर्थिक विकास कैसा था, व्यापार कैसा चलता था। इसी समय कृषि संबंधी विषयों पर ध्यान दिया जाने लगा कि उस समय का कृषि कैसे था, कृषि कैसे चलता था। इसी समय वर्ग विभाजन पर बात किया जाने लगा। वर्ग विभाजन, जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम के बारे में बात किया जाने लगा कि लोग कैसे गुलाम थे, कैसे क्या थे, कैसे छुआछूत की भावना इनमें था। इसी समय इतिहास के इन पन्नों पर बात किया जाने लगा कि लोगों का कृषि, एग्रीकल्चर किस तरह से था, किस तरीका का से था। राजनीतिक विचारधारा के झूठे आख्यान से ऊपर उठकर सामाजिक आर्थिक विकास, कृषि, वर्ग विभाजन आदि विषयों पर काम किया जाने लगा। उनका इतिहास में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया जाने लगा। ये सभी 1950 के मार्क्सवादी इतिहास के लेखन के क्रम में हुए। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे में चलते हैं। तो इतना सा उपेंद्र सिंह पुस्तक में इतना सा बात का जिक्र आता है। उसके बाद 1950 के बाद हम देखते हैं विभिन्न शोधों, विभिन्न प्रकाशनों, विभिन्न रिसर्चों के बाद थोड़ा बहुत इतिहास के पुस्तकों में चेंज किया जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि नवीन इतिहास भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्या लिखता है। नवीन इतिहास जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्या लिखता है, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक देख लिया 1950 तक कि सभी पहलुओं को छुआ जा चुका है, सभी पहलुओं को अभी तक छुआ जा चुका है ना। हर चीज़ को टच कर लिया गया है। प्राचीन, पूर्व, मध्यकाल, आधुनिक भारत को टच कर लिया गया कि कैसा था, कृषि सिस्टम सबका कैसा था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था से परे, है ना, कृषि संबंधी, सामाजिक वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इन सभी पहलुओं को अभी तक लिखा जा चुका है। अब देखते हैं कि नवीन इतिहास में क्या क्या बदलाव किया गया, क्या क्या उसमें लिखा गया। इन सभी का विषय पे हम देखते हैं कि नवीन इतिहास लेखन पुस्तक में हेडिंग डाला गया है, नवीन इतिहास के लेखन। नवीन इतिहास लेखन और अलिखित इतिहास। नवीन इतिहास लेखन और अलिखित इतिहास, जो अभी तक इतिहास लिखा नहीं गया है, अलिखित इतिहास। ताकि एक महान इतिहासकार के एक शब्द था, इतिहास सिर्फ कथा नहीं, एक महान इतिहासकार का एक तर्क है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा साइड में। एक महान इतिहास के द्वारा कहा गया कि इतिहास सिर्फ कथा नहीं है, इतिहास सिर्फ कथा नहीं है, बहुत सारे कथाओं का संकलन है, बहुत सारे कथाओं का
संकलन है। एक महान इतिहासकार के द्वारा ये बोला गया बात है। इसलिए इतिहास को हम कितना भी जाने, वो पूरी तरह से या पूरी तरह से लिखना उसको संभव नहीं है। तो इतिहास में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सभी कल के डेट में या कल के तारीख में इतिहास बनता। आज जो हुआ वो कल इतिहास है, कल जो होगा वो परसों इतिहास है। इसलिए इतिहास के संदर्भ में एक इतिहासकार कहते हैं इतिहास सिर्फ कथा नहीं, बहुत सारे कथाओं का संकलन है। तो इसी समय नवीन इतिहास लिखने के क्रम में, इसमें नवीन इतिहास लिखने के क्रम में, नवीन इतिहास लिखने के क्रम में जो अलिखित है, अलिखित इतिहास तो कोई दिन दिखाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से ये कंप्लीट नहीं हो। तो अलिखित है ना, वो हमेशा अलिखित ही रहेगा, ताकि आज का इतिहास लिखाया हो सकता है कोई पहलू छूट जाए। इसलिए इसके बारे में इतिहासकार चाहते हैं कि इतिहास सिर्फ कथा नहीं, बहुत सारे कथाओं का संकलन है। एक कथा इसमें शामिल नहीं है, बहुत सारे कथाओं के संकलन। तो नवीन इतिहास लेखन के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक है, इसमें दक्षिण एशिया का जो इतिहास है ना, वो 2 भागों पर केंद्रित है। इसमें दक्षिण भारतीय इतिहास वो 2 भागों में केंद्रित है। दक्षिण भारतीय, दक्षिण एशिया, अब जो बोलिए दक्षिण एशिया बोलिए, दक्षिण भारतीय, भारतीय उपमहाद्वीप बोलिए, ये 2 भागों में केंद्रित है। कौन कौन से 2 भागों में केंद्रित है उसको देख लेते हैं। इतिहास किस तरह से लिखा है। पहला जो अभी नवीन इतिहास लिखा गया है वो 2 भागों में केंद्रित है। पहला में आपका पाठ्यात्मक आधार पर, पाठ्यात्मक जो पहले की पुस्तकों में, इससे पहले हम लोग 1950 तक देखें ना, 1950 तक इतिहास को देखें, उसका पाठ्यात्मक भाग में जो केंद्रित है, इसका पाठ्यात्मक भाग में केंद्रित है। और दूसरा कहता है पुरातात्विक भागों में, पुरातात्विक चीजों में केंद्रित है, पुरातात्विक स्रोतों पर केंद्रित है या पुरातात्विक भागों पर केंद्रित है। इसके बारे में जिक्र करता है। तो अगर हम देखते हैं ना, यहाँ पर समझने की कोशिश की कि इतिहास लिखने, नवीन इतिहास लिखने के क्रम में ना 2 चीज़ों का सामना एकदम बहुत बुरी तरह से होता है। अगर हम पाठ्यात्मक भाग को ध्यान दें, है ना, तो पुरातात्विक भागों से मैच नहीं करता। और अगर हम पुरातात्विक स्रोतों पर ध्यान दें तो पाठ्यात्मक भाग से एकदम अनभिज्ञ है, उससे लगता है कि उसका कोई जुड़ाव है ही नहीं। तो इन चीज़ों का इतिहास हमें एक पुस्तक पे लिखना हो, एक पुस्तक पे उतारना हो, ये तो कतिपय कहीं से कहाँ तक ये संभव हमें होते हुए नहीं दिखता है। तो इसलिए नवीन इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इतिहास का वर्णन पुस्तकों में उतना ही किया जाए जितना कि साक्ष्य पुरातात्विक स्रोतों में भी हो और पाठ्यात्मक भागों में जो मैच करता हो। जैसे कि पुरातात्विक भागों में जो पॉजिटिव साइन आया और पाठ्य में भी पॉजिटिव आया, तो उसको हम दोनों को मानते हैं कि ये चीज़ सही है। इसमें पुरातात्विक स्रोत ये बोलता है कि ये चीज़ हुआ था और पाठ्यात्मक भाग भी बोल रहा है कि ये चीज़ था, तो ये चीज़ को माना जाता है। जैसे कि एक आपको बताते हैं इंसिडेंट के बारे में कि क्या ये सही होना चाहिए। तो पुरातात्विक स्रोत कहता है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम जिक्र करते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वीराज चौहान कि मोहम्मद गौरी से जब युद्ध होता है इनका, तो चंदबरदई के द्वारा, उनके मित्र थे जो पृथ्वीराज चौहान के स्वयं मित्र थे, तो चंदबरदई के द्वारा एक पुस्तक लिखा जाता है जिसका नाम उन्होंने रखा पृथ्वीराज रासो। क्या पुस्तक का नाम रखा? पृथ्वीराज रासो। उन्होंने स्वयं पृथ्वीराज जी के बारे में एक कथा का जिक्र किया, जिसमें उनको पृथ्वीराज चौहान जी को शब्द भेदी बांध चलाने आता है और जेल में उनको अंधा कर दिया जाता है, उनकी आँख फोड़ दिया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो उनको मैदान में उतारा जाता है ना, और उसके प्रति उन्होंने लिखा कि मैदान में उतारा, उनको शब्द भेदी बांध चलाना आता है, जो सीधे बताया जाता है चंदबरदई के द्वारा कि कैसे कहाँ पे वो है शासक बैठा हुआ है ना, तो उनको मार दिया जाता है। लेकिन पुरातात्विक स्रोत इस चीज़ का खंडन करता है और पुरातात्विक स्रोत अन्य इतिहासकारों के द्वारा बोला गया कि पृथ्वीराज चौहान को कैद से आज़ाद कर दिया जाता है और वे छत्रप शासक के तौर पे
है ना, वो अपने राज्य पे शासन करता है, ताकि इसका प्रमाण पुरातात्विक स्रोत भी देता है, ताकि एक सिक्के में, वहाँ का सिक्के में एक तरफ मोहम्मद गौरी का और एक तरफ पृथ्वीराज का भी चित्र अंकित मिला है। तो ये दोनों चीज़ों का जिक्र होता है, जिसमें पुरातात्विक स्रोत भी मिलता है और पाठ्यात्मक स्रोत भी मिलता है। कि इसको इतिहासकार सही ठहराते हैं, ना कि चंद बरदई द्वारा लिखी गई पुस्तक पृथ्वी राज रासों में जिक्र किया गया है, उसको ठहराता नहीं है। लेकिन भी इसका तो टकराव होना ही स्वाभाविक है, ताकि जो भी पुस्तकों, जो भी ग्रंथों से हमें ज्ञान मिला है, उसको पूरी तरह से पूर्णतः झुठलाया नहीं जा सकता। वो कहीं से कहीं तक तो सच हो सकता है, या कहीं से कहीं तक सच नहीं हो सकता है। तो धार्मिक आडंबरों, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना इतिहास को लिखने की प्रक्रिया को पूर्ण करना होता है। तो इसलिए इस बात को उतनी आसानी से लिखा नहीं जा सकता जितनी आसानी से हम लोग सोच सकते हैं। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट का मामला है। तो इतिहासकारों को ये चीज़ का सामना करना पड़ा। लेकिन हम इतिहास की अवधारणा चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय इतिहास के आलोकन के संदर्भ में कि भारत की इतिहास किस तरह से बदला, इसके विषय में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। इसको नोट कर लिए हमने, और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दिए कि पृथ्वीराज रासो चंद बरदई के द्वारा लिखा गया है। तो ये चीज़ को हम देखें, तो इसी को लिखने क्रम में भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से अलग नहीं देखा जा सकता है ना, ताकि इसका साक्ष्य भी हमें मिलता है। जो यहाँ तक नवीन इतिहासकारों के मन में यहाँ तक बात आया है ना, और दक्षिण एशिया के विषय में हम लोग जानकारी लिए, तो पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के विषय में अगर हम देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के लेखन के क्रम में देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, जब हम एशिया के बारे में जिक्र करते हैं कि एशिया के बारे में जिक्र करते हैं, ये पूरा एशिया है ना, तो दक्षिण पूर्व एशिया यहाँ का ये सिचुएशन, दक्षिण पूर्व एशिया है ना, और पूर्व एशिया ये पूरा एशिया है ना। इसका इतिहास अगर हम देखते हैं तो ये अलग नहीं, न पाठ्यात्मक आधार पे और ना ही पुरातात्विक आधार पे। ताकि यहाँ से हम लोग देखते हैं सिल्क रूट चाइना के द्वारा निर्मित किया गया, सिल्क रूट जिसमें व्यापार हम देखते थे, व्यापार चाइना का पूरा एशिया से जैसे साथ अफ्रीका तक जाता था, यूरोप तक जाता था, यूरोप तक उसका व्यापार जाता था सिल्क रूट के माध्यम से। यहीं पर साक्ष्य मिला है हमें, साक्ष्य मिला क्या साक्ष्य में क्या मिला, अशोक के अभिलेख मिले हैं, अशोक के अभिलेख मिले अफगानिस्तान से अशोक के अभिलेख मिले हैं साक्ष्य में, सिक्के मिले हैं भारत से, सिक्के मिले हैं किसका, कनिष्क का जो चाइनीज के शासक था, चाइना का शासक था, कुछ लोग कटते थे, कनिष्क के सिक्के मिले हैं, इन सभी पे है। और कुछ लिखित साक्ष्य मिले हैं, जैसे चीनी यात्रियों का वृतांत। इसलिए इतिहास को दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया और यूरोप तक के इतिहास से अलग नहीं माना जा सकता, ताकि लोगों का आवागमन उस समय भर भी था। तो इसलिए यहाँ का बात इतिहास के लेखन करने इसको भी उतना ही तरजीह दिया जाना चाहिए। अभी के आज के समय में हम देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय इतिहास को अगर आज के समय में देखते हैं तो ये पूरा राजनीतिक दुष्प्रचार का एक मंच बन चुका है। अगर आज के इतिहास को हम देखते हैं अभी के समय में, तो ये राजनीतिक दुष्प्रचार का मंच बन चुका है, ताकि राजनीतिक दल अपने अनुसार इतिहास का लेखन करवा देते हैं, पाठ्यक्रम में उपलब्ध करा देते हैं, अपने दुष्प्रचारों का एक मंच बनाते हैं, ताकि लोगों को अपने आवश्यकताओं के अनुसार, अपने प्रचारों के अनुसार, अपने फायदों के अनुसार किताबों में छिपवाते हैं, लोगों के बीच बंटवाते हैं, और वही चीज़ को उन लोगों को, छात्रों को पढ़ाया जाता है, ताकि उनका प्रचार हो, उनकी एक अच्छी भावना, अच्छी इमेज बन सके। तो ये इतिहास के पहले चैप्टर में उपेंद्र सिंह पुस्तक में बताया जाता है। तो यहाँ तक ही आज थोड़ा ख़त्म हो चुका है, और यहाँ तक पार्ट 1 भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब कल से हम लोग चैप्टर 2 की ओर आगे बढ़ेंगे और क्लास नंबर 3 होगा। तो इसलिए कल का वीडियो लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, ताकि इसके बाद इतिहास के विभिन्न पहलुओं को शुरू करेंगे, अब सभ्यताओं के दौर को शुरू करेंगे, और भारत के प्राचीन इतिहास का मेन मुद्दा शुरू होगा। यहाँ तक हम लोग पता चले कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत का इतिहास कैसे लिखा गया,
और अभी के दौर में भारत के इतिहास को किस परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक के हम लोग बात को देख ली है। अब क्लास 3 में हम लोग देखेंगे कि भारत का इतिहास वास्तविक रूप में कैसा था और भारत के इतिहास को दिखाया कैसा गया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार आता है। तो चलिए, आप लोगों को धन्यवाद, और चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आप लोगों को जो क्लास 3 का नोटिफिकेशन हो वो सबसे जल्दी प्राप्त हो। तो उपेंद्र बुक का पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 कल आएगा।